हेलो फ्रेंड्स। आज हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर द एस्टिमेट एंड एडिशनल चार्ज। मतलब हमें एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है और हमें जो एस्टिमेट करते हैं उसके बाद में हमें कुछ एडिशनल चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। एडिशनल चार्ज यानी एडिशनल कास्ट, जिससे आप प्रिपेयर करते हो तो एस्टिमेट से आप पैसा निकालते हो, यानी कितना आपका मनी लगेगा किसी भी आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर द एस्टिमेट में क्या क्या होना जरूरी है। सबसे पहले आपका होना चाहिए ड्राइंग विद प्लान, एलिवेशन एंड क्रॉस सेक्शन। मतलब जो आपके पास ड्राइंग होगा उसमें प्लान होगा, एलिवेशन होता है एंड क्रॉस सेक्शन होता है। दूसरा होता है आपके पास एसएसआर एंड एसडीबी। जो आपका एसएसआर होता है वो स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट होता है, जो एसडीबी होता है वो स्टैंडर्ड डाटा बुक होता है। यानी ये आपके पास होना जरूरी है दोनों में से किसी एक। और इधर आपके पास ड्राइंग विद प्लान, एलिवेशन एंड क्रॉस सेक्शन। अब जो ये ड्राइंग विद प्लान, एलिवेशन एंड क्रॉस सेक्शन होता है इसको तीन भागों में हमने बांटते हैं। पहला हमारा जीएडी ड्राइंग है। जीएडी का मतलब होता है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, और दूसरा है टीएडी ड्राइंग, टेम्पोररी अरेंजमेंट ड्राइंग, और तीसरा है स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। जो हमारे जीएडी ड्राइंग होता है इसको हम जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जिसमें हम मतलब इस जीएडी ड्राइंग में जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि कौन सी चीज़ को किस स्थान पर प्लेस किया जाता है। मान लीजिए जैसे आपका एक आप रूम बनवा रहे हो तो उसमें आप अपने बाथरूम को, किचन को, स्टेयर रूम को, बेडरूम को, मास्टर बेडरूम को, हर एक चीज़ को डिफाइन करते हो कि ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे हम अपना कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम अपने हिसाब से डिफाइन करा देंगे कि आप ये चीज़ को यहाँ पर रख दीजिए। तो इसमें जो जीएडी ड्राइंग में होता है वो इसमें यही चीज़ होता है, डिफाइन होता है। उसके बाद उसका जो आप प्रोजेक्ट बनवा रहे हो, मान लो बिल्डिंग बनवा रहे हो तो उसका क्रॉस सेक्शन व्यू दिया रहेगा, प्लान दिया रहेगा, एलिवेशन दिया रहेगा, ये सब दिया रहेगा। जब ये सब आपका दिया है यानी एलिवेशन दिया है, प्लान दिया है, क्रॉस सेक्शन दिया है, तो आप क्वांटिटी निकाल सकते हो उस बिल्डिंग का। तो यानी हमारी जो फाइनली मिलता है जीएडी ड्राइंग से वो मिलता है क्वांटिटी क्वांटिटी कैलकुलेशन, यानी इससे हम क्वांटिटी निकालेंगे। अभी हम आगे फ्रेंड्स इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जो हमारा टीएडी ड्राइंग होता है, टेम्पोररी अरेंजमेंट ड्राइंग, जिसको हम अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज नहीं करते हैं। और जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है सबसे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट ड्राइंग होता है। एक जीएडी ड्राइंग जिसमें हम ये डिफाइन कर देते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए। और जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग होते हैं इसमें ये चीज़ निकाला जाता है कि मान लीजिए आपके पास कोई बिल्डिंग बनवानी है, बिल्डिंग में आपको बीम है, तो बीम में आपको कितना स्टील प्रोवाइड करना है, यानी इसमें कितना आपको स्टील देना है, कौन से ग्रेड का कंक्रीट देना है, और उसके बाद इसमें कितने रेनफोर्समेंट देना, कौन सा रेनफोर्समेंट फ्रेंड्स, ये तो मेन रेनफोर्समेंट हो गया, कितना देना उससे हम यहाँ से स्टील कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद जो साइड रेनफोर्समेंट है इसको हम शियर रेनफोर्समेंट बोलते हैं। इसका हमें कितना देना है, इसकी स्पेसिंग क्या होगी। देखिए हमारी शियर रेनफोर्समेंट है और ये हमारी मेन रेनफोर्समेंट ये है, इधर शियर रेनफोर्समेंट है, ये हमारी मेन रेनफोर्समेंट, ये हमारी है शियर रेनफोर्समेंट। तो ये सब डिफाइन किया जाता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग में। इसकी लेंथ, इसकी डेप्थ, इसकी विड्थ, और इसके बाद इसमें हमें कितना स्टील प्रोवाइड करनी है, कौन से ग्रेड का कंक्रीट प्रोवाइड करना है, तो ये सब आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग में डिफाइन कर दी जाती है। उसके बाद दो जो आपके इधर दो तरह के ड्राइंग होते हैं जिसको हमने बताया है, एसएसआर और एसडीबी। तो स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट, स्टैंडर्ड डाटा बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक होते हैं फ्रेंड्स। इसमें ये चीज़ दिया होता है कि आपके प्रेजेंट रेट ऑफ द मैन पावर क्या है, मतलब जहाँ पे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करा रहे हो या कोई प्रोजेक्ट लाए हो वहाँ पर उस समय मैन पावर का क्या रेट है। ठीक, उसके बाद वहाँ के मटेरियल का क्या रेट है। उसके बाद और आउटटर्न होता है। आउटटर्न मतलब होता है फ्रेंड्स कि वहाँ पे जो लेबर्स हैं एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं। ये सब स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट में या स्टैंडर्ड डाटा बुक में दिया रहता है। इसको भी हम आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्राइंग विद प्लान, एलिवेशन एंड क्रॉस सेक्शन। ये हमारी है
ड्राइंग विथ प्लान एलिवेशन एंड ग्रास सेक्शन। जीएडी ड्राइंग हमने पढ़ा, देखिए जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग शो द ओवरऑल शेप एंड साइज ऑफ द स्ट्रक्चर विद डिटेलिंग द स्पेसिफिक डायमेंशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स एंड वर्क। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है कि ओवरऑल ये शो किया जाता है कि इसकी शेप क्या है एंड इसकी साइज क्या है। शेप फ्रेंड्स कुछ भी हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, तो उसके बाद सर्कुलर हो सकती है, हेक्सागन हो सकती है, किसी भी शेप। इसी के लिए ये हमारी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको रिमेंबर कर लीजिए। इसके लिए हमें आगे भी कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि शेप और साइज का क्या मतलब है इसका रखना। उसके बाद ऑफ द स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर जो बनवा रहे हो आप, उसके बाद विद डिटेलिंग द स्पेसिफिक डायमेंशन। देखिए इसकी स्पेसिफिक डायमेंशन भी होती है, कौन कितने फीट लंबा, कितना फीट चौड़ा, कितना थिकनेस। अब देखिए सबसे पहले इसकी शेप है, मान लीजिए बेडरूम 1 आप ले लीजिए, तो बेडरूम 1 की आपकी जो साइज है वो है 12 फीट, यानी आपकी साइज 12 फीट है। और उसके बाद इधर 10 फीट है, यानी ये आपकी साइज पता चल गई। और उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारी 10 है, 12 है। इसके बाद इसकी शेप भी तो आपकी पता चल गई, शेप कौन सी है, रेक्टेंगुलर है। इधर देखिए आपकी जो टॉयलेट है, बाथरूम है, ये अप्रोक्सीमेशन रेक्टेंगल ना हो कि एक स्क्वायर है। तो ऐसे ही आपकी इसमें जो जीएडी ड्राइंग होती है इसमें पता चल जाती है कि स्ट्रक्चर की शेप क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर आप बनवा रहे हो। उसके बाद उसकी साइज पता चल जाती है। उसके बाद उसमें डिटेलिंग हमें क्या क्या देना है, ठीक। एंड स्पेसिफिक डायमेंशन, इसकी स्पेसिफिक डायमेंशन भी होती है, स्पेसिफिक मटेरियल एंड क्वांटिटी एंड वर्क, ठीक है। हमें कितना स्पेसिफिकेशन यानी किस मटेरियल के बारे में हमें इसमें प्रोवाइड करना है और इसमें हमें वर्क कितना कराना है इसको कंप्लीट कराने के लिए। तो आपको सबसे पहले शेप एंड साइज ज्ञात करने के लिए इसमें शेप एंड साइज इसलिए दिया होता है क्योंकि मान लीजिए आपके पास रेक्टेंगुलर शेप का कोई रूम है, तो उसको उसमें हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करना है कि इसके वॉल को बनवाने के लिए हमें कितने पैसे देना पड़ेंगे। तो उसके लिए आपके पास अब यही मान लीजिए आपका सर्कुलर हो जाता, तो इस रेक्टेंगुलर को मेथड को ज्ञात करने के लिए ये तीनों मेथड है, यानी एक सेम मेथड है। सर्कुलर के लिए आपके पास सेंटर लाइन मेथड है, और उसके बाद कोई भी शेप है उसके लिए क्रॉसिंग मेथड या पार्टली सेंटर लाइन मेथड। हम देखते हैं कि ये कौन कौन से मेथड है। देखिए आपके पास इसके क्वांटिटी को कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि आप यदि एरिया कैलकुलेट कर लिए हो, आपको पता है कि प्लिंथ एरिया मेथड में क्या होता है कि आपकी प्लिंथ को प्रति यूनिट मीटर यानी प्रति स्क्वायर मीटर के रेट से आप कैलकुलेशन कर लेते हो, फिर एरिया से कैलकुलेट करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको पता चल जाता है कि आपको इतना पेमेंट देना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 25 मीटर स्क्वायर का एरिया का वर्क कराना है, आपको लगभग 25 रुपये प्रति RS 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर का पेमेंट करवाना है। इससे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा किया जाता है, हमने एग्जांपल लिया। तो आप इसको मल्टीपल कर दीजिए तो आपको पता चलेगा 625 रुपये हमें देना पड़ेगा हमें 25 स्क्वायर मीटर को वर्क कराने के लिए। तो ऐसे ही इसमें सब कुछ डिफाइन होता है फ्रेंड्स। ये देखिए ये चीज़ जो 25 है ये हम कहाँ से निकालेंगे, ये जो 25 है फ्रेंड्स हम इन तीनों मेथड से निकालेंगे, ठीक है। और जो ये 25 रुपये आया ना, ये हम प्लिंथ एरिया मेथड जो हमारी इधर उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इधर जो हमारी ये सब दी है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट, स्टैंडर्ड डाटा बुक, इसमें दिया रहता है कि आपको इतना एरिया वर्क कराओगे कि आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, इसका इतना क्यूबिक में कराओगे। और जनरली फ्रेंड्स ये जो हमारा वर्क होता है ये क्यूबिक में होता है। हमने एग्जाम्पल के लिए आपने मीटर स्क्वायर में लिया है, ये आप क्यूबिक में क्यूब में भी कर सकते हो, क्यूबिक, क्योंकि आपका RCC वर्क होगा तो क्यूबिक में कराना पड़ेगा। यहाँ भी आप क्यूबिक में कर दीजिए। जो आप प्लिंथ एरिया मेथड था उसमें स्क्वायर था, अब ये क्यूब रेट मेथड हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्यूब रेट मेथड। अभी हमने पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि कई तरह के मेथड होते हैं, उस मेथड से क्या करते हैं हम क्वांटिटी मतलब रुपये पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर क्यूब के रेट से हम पैसा निकाल लेते हैं। या तो हमें स्टैंडर्ड डेटा बुक, स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट दिया रहता है, वहाँ से क्या करते हैं इसको हम देख लेते हैं कि हमें इतना क्यूबिक वर्क या इतना मीटर वर्क कराने पे इतना पेमेंट देना पड़ता है। तो आपको देखिए यहाँ पर हमने आपके 3 मेथड लिखे हैं, एक मेथड के बारे में आप जान लो।
इसमें काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर मेथड है वो है लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड। उसके बाद इसी को बोलते हैं आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड या सेपरेट या इंडिविजुअल मेथड। यानी क्या क्या बोलते हैं, लॉन्ग वाल, शॉर्ट वाल मेथड, आउट टू आउट या इन टू इन मेथड या सेपरेट या इंडिविजुअल मेथड। ये मेथड हमारी जो गवर्नमेंट होती है यानी सरकारी गवर्नमेंट होती है फ्रेंड्स, उसमें जितने भी काम होते हैं वो जनरली यही मेथड को प्रेफर करते हैं। कौन सा मेथड, यही प्रेफर। जैसे हमारी PWD होगी, आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि जो PWD होती है डिपार्टमेंट, कौन सी मेथड का वो यूज करती है, तो उसमें आप आंसर लगाओगे लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड। ये इजीली भी होता है फ्रेंड्स, और ये इसका ज़्यादातर यूज हम वहाँ करते हैं जैसे हमारा कोई भी शेप रिक्टेंगुलर है, रिक्टेंगुलर के लिए ये बहुत अच्छा है और बहुत एक्यूरेसी के साथ आंसर भी देता है। और ये फ्रेंड्स, ये तीनों मेथड में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मेथड यही देता है, लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड। और दूसरा मेथड है फ्रेंड्स सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमारा शेप रिक्टेंगल ना होके सर्कुलर हो जाए, हेक्सागोनल हो जाए। ये भी, इस पे भी आपका क्वेश्चन आया है कि आपका एक स्ट्रक्चर आप बनवा रहे हो, इसके शेप में हेक्सागन और सर्कुलर का शेप आ जा रहा है, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, तो आप वहाँ पर आंसर लगाएंगे सेंटर लाइन मेथड। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं, ऐसे आप यहाँ पे आपका एक सर्कुलर पोर्शन आ गया फ्रेंड्स, देखिए एक तो आपका सर्कुलर आ गया, इधर एक एक इस शेप का आ गया। तो आप यहाँ पर जो ये सर्कुलर पोर्शन है ना, इस सर्कुलर पोर्शन को सॉल्व करने के लिए आपको सेंट्रल लाइन मेथड ही यहाँ पर बेस्ट प्रेफर होगा। ये आप सेंट्रल, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सेंट्रल लाइन मेथड लगा दोगे। अब उसके बाद यहाँ पर भी तो एक शेप है, इस शेप को भी फ्रेंड्स सॉल्व करने के लिए आपको सेंट्रल लाइन मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सेंट्रल लाइन मेथड वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हमारी शेप या सर्कुलर हो जाए या ट्राइंगुलर या ट्रिंगुलर हो जाए या तो हेक्सागन का फॉर्मेशन ले लें। यानी डिफरेंट शेप के लिए हम, और रिक्टेंगुलर के लिए हम लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल का मेथड का यूज करते हैं। तीसरा हमारा है क्रॉसिंग मेथड या पार्टली सेंट्रल लाइन मेथड, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अगला फ्रेंड्स, अब देखिए आपका यहाँ पर तो हमने बता दिया था कि आपका कौन चीज कहाँ पर स्थित है, ये हम GAT ड्राइंग में आपको बताए हैं। अभी देखिए यहाँ वही चीज है कि आपका यहाँ बेडरूम 2 है, आपका TSB है, यहाँ पर लिविंग रूम है, यहाँ पर डाइनिंग रूम है, किचन है, हर एक चीज को स्टोर रूम्स है, मास्टर बेडरूम है, गेस्ट रूम है, यहाँ गेस्ट रूम है, एंट्रेंस हॉल है। तो हर एक चीज को क्या किया है, फिक्स कर दिया गया है कि ये चीज यहाँ पर टॉयलेट बाथ है, तो उसके बाद लॉबी है। तो ये चीज को आपको फिक्स कर दिया जाता है GAT ड्राइंग में। और इसकी देखिए शेप भी दे दी गई, साइज भी दे दी गई, स्ट्रक्चर्स की इसकी आपको डिटेलिंग भी दे दी गई है, कौन चीज कहाँ पे है, कितना हमें क्या निकालना है। फिर उसके बाद हमने मेथड निकाल के उसकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। हमें स्टैंडर्ड डेटा बुक, स्टैंडर्ड हमारे पास शेड्यूल ऑफ रेट होता है, वहाँ से मटेरियल का कास्ट और लेबर का कास्ट ये सब दिया रहता है, वहाँ से मिला के आपस में मल्टीपल करके हम टोटल कितना हमारा एस्टिमेट आता है उसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ड्राइंग है, तो आपको एक हर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपका क्या था, व्हीकल को स्टोर करने का था, यहाँ पर रखने का। तो वही चीज़ हमारा जब इसको हम एलिवेशन में देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर देखिए है। आपका यहाँ पर एक विंडोज है फ्रेंड्स, ये आप चीज़ यहाँ पे एक विंडोज शो कर रहा है। उसके बाद इधर 2 विंडोज है आपके पास, तो इधर भी 2 विंडोज है। उसके बाद इधर देखिए, ये तो हमारा किसका था, ग्राउंड फ्लोर प्लान था। अब इसको बोलेंगे हम फर्स्ट फ्लोर प्लान। आप फर्स्ट फ्लोर प्लान में अब देखिए आपके ऊपर ये एरिया है ही नहीं, ये इसका ये फॉर्मेशन कर देंगे। अब इधर आप देखिए, इसको हम बोलते हैं टेरेस या बरसाती, यानी इस पे हम क्या करते हैं, ये हमारी ऊपर वाला पार्ट है ना, खुला वाला पार्ट होता है, इसको हम टेरेस या बरसाती बोलते हैं। और ये ऊपर वाला पार्ट है, मान लीजिए आप ये इधर सेकेंड फ्लोर पर चढ़ने के लिए या तो किसी के लिए आप इस पे स्टेयर के ऊपर जो आप एक छाया कर देते हो कि स्टेयर के ऊपर पानी ना आवे, उसके ऊपर जो बनाए जाते हैं छोटे से घर, उसको ममटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ममटी भी दी जाएगी। ओके, अभी हमारी क्या है, इसका 3D व्यू है, ये इसका प्लान नहीं है फ्रेंड्स, ये अलग से हमने लिया है। अब यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ को डिफाइन कर दिया गया है, आपको हर एक चीज़ विजुअल होती है
कि हमें, अब देखिए इसलिए इसमें हम प्लिंथ एरिया यूज करते हैं, और यहाँ पर प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूब रेट मेथड, तो ये सबसे उसमें भी प्लिंथ एरिया में आप उसमें कोर्टयार्ड यानी आंगन के एरिया घटाते हो, तो हर एक चीज़ के कैलकुलेशन के बाद आप रेट से कैलकुलेशन कर उसको मल्टीपल करके आप क्वांटिटी, और उसके बाद आप निकाल लेते हो फ्रेंड्स हमें कितना पेमेंट करना है। यह हमारी कई किसी भी बिल्डिंग की 3D व्यू है फ्रेंड्स, टॉप व्यू। अब देखिए हर एक चीज़ को आपने बहुत बड़े अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि इधर हमारे बेडरूम 1 है, 2 है, इधर एक बेडरूम है, इधर बेडरूम है, इधर हमारा टॉयलेट बाथरूम है, इधर आपका किचन प्रोवाइड कर दिया है, तो हर एक चीज़ को इधर आप स्पेस दे दिया है, इधर आउटसाइड बाहर निकलने के लिए। तो ये हमारी क्या थी, GAD ड्राइंग के बारे में थी। अब अगला देखते हैं फ्रेंड्स TAD ड्राइंग। TAD ड्राइंग क्या होती है, टेम्पोररी अरेंजमेंट ड्राइंग, जो कि हम इसको आपको बता चुके हैं कि ये बिल्डिंग में यूज नहीं करते हैं। तीसरा पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग। ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग क्या है, एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग ए टाइप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग या इज ए प्लान या ए सेट ऑफ प्लान, यानी एक प्लान होता है या कई प्लानों के मिलके बनाया जाता है। एंड डिटेल फॉर हाउ हाउ ए बिल्डिंग या अदर स्ट्रक्चर विल बी बिल्ट, यानी आपको कैसे किसी भी स्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, इसमें ये चीज़ दिया होता है प्लान के साथ। मान लीजिए आपको बीम बनाना है, तो आपको बीम में कितना रेनफोर्स देना है, कितना मेन रेनफोर्स देना है, कितना शियर रेनफोर्समेंट देना है, कितना स्पेसिंग देना है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये बीम है, तो इसमें बीम में हर एक चीज़, स्ट्रक्चर ड्राइंग में हर एक चीज़ डिफाइन होती है। कितने हमें AST मेन देना है, AST हमें शियर रेनफोर्समेंट देना है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स बेंट अप बार, अरे बेंट अप, अरे स्टेरअप, सॉरी फ्रेंड्स, जिसको हम स्टेरअप बोलते हैं। और कहीं कहीं पर बेंट अप बार भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो मेन स्टेरअप में आता है हमारा, अरे मेन बार में आता है। अब देखिए यहाँ पर आपने यही तो प्रोवाइड की है, इसको हम स्टीरअप स्टीरअप बोलते हैं फ्रेंड्स। अब ये हमारी मेन रेनफोर्समेंट बार है। उसके बाद इसकी आप इफेक्टिव डेप्थ दी हुई है, इसकी इफेक्टिव डेप्थ कितनी है। उसके बाद देखिए इसका स्टीरअप दिया है, यहाँ पर हमने रेनफोर्समेंट रेशियो कितना, रेनफोर्स टॉप में कितना, बॉटम में, इसकी विड्थ दी हुई है। यहाँ पे स्टीरअप है फ्रेंड्स, स्टीरअप यहाँ पे इसका मेन एक्चुअल फील्ड ऑफ द फील्ड में है। और उसके बाद हमारी फुटिंग की बात करो तो फुटिंग में भी हर चीज़ डिटेलिंग दी होती है कि आपको कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, कॉलम में कितना आपके बेस में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। तो हमारी एक स्ट्रक्चर ड्राइंग में सब कुछ दिया होता है कि हमें कैसे बनवाना है इसको। डिटेलिंग प्लान के साथ क्या होता है, डिटेल भी होता है, हाउ टू बिल्डिंग या अदर स्ट्रक्चर विल बिल्ट यानी कि कैसे आप बिल्ड करोगे, इसमें दिया होता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग में। तो ये हमारा फ्रेंड्स था प्लान और जो ड्राइंग था प्लान एलिवेशन एंड क्रॉस सेक्शन। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा SSR या DB होता है, यानी SSR मतलब स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट या स्टैंडर्ड डाटा बुक। देखिए आप, ये आपका स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाटा बुक। ऐसे हर एक फ्रेंड्स हर एक साल ये बुक क्या की जाती है, पब्लिश की जाती है। मान लीजिए कोई आपकी LNT कंपनी है, तो LNT के पास भी ये डेटा बुक रहती है। आप मान लीजिए आपकी जो सरकार की PWD है, या तो उनकी जो रेलवे डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंटल के पास क्या करती है, ये बुक होती है, क्योंकि ये जरूरी है। इसमें हमें क्या क्या दिया होता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया रहेगा प्रेजेंट रेट ऑफ द मटेरियल्स, प्रेजेंट रेट ऑफ मटेरियल्स। दूसरा होता है प्रेजेंट रेट ऑफ मैन पावर्स। तीसरा होता है आपका 1 क्यूबिक काम कराने के लिए, मान लो 1 क्यूबिक आप कंक्रीट काम करा रहे हो, मोटार काम करा रहे हो, यदि उसका रेशियो इतना है तो उसमें कितना हमें क्वांटिटी लगाना पड़ेगा। क्वांटिटी का मतलब फ्रेंड्स कितना आपको उसमें सीमेंट लगाना पड़ेगा, कितना आपको उसमें सैंड लगाना पड़ेगा, और कितना आपको उसमें एग्रीगेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एग्रीगेट भी हमारा फ्रेंड्स दो तरह के प्रोवाइड करते हैं, फाइन एग्रीगेट एंड पोर्ट्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट एंड पोर्ट्स एग्रीगेट। और इसके बाद आउटटर्न। आउटटर्न मतलब होता है फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा। तो ये हमारा ये सब में दिया रहता है। अब इसमें हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखिए आपका जो ये बुक होते हैं, ये प्रत्येक साल रिवाइज किए जाते हैं। रिवाइज होने से
जो आप अभी पढ़ोगे कि हम एक रिवाइज एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं, तो इसी के कारण करते हैं क्योंकि वहाँ का मैन पावर का रेट बढ़ जाता है, मटेरियल का रेट बढ़ जाता है, आउट टर्न बढ़ जाता है कि एक मटेरियल पहले एक व्यक्ति इतने घंटे काम करता था, अब कम काम करने लगा। ठीक है, तो इस सब को देखते हुए क्या करते हैं, ये जो बुक होती है वो प्रत्येक ईयर क्या कहते हैं रिन्यू किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक दिया रहता है प्रेजेंट रेट ऑफ द मटेरियल, यानी कोई भी मटेरियल आप यूज करो, एनी जेड मटेरियल फ्रेंड्स, उसका उसका प्रेजेंट रेट दिया रहेगा। जी, इसका मतलब होता है कि आपका जहाँ बिल्डिंग आने वाली है, आपकी मान लीजिए कोई स्टेट लीजिए, किसी भी स्टेट की किसी भी जगह, किसी भी विलेज यानी मतलब जहाँ पर वो बन रही है, वहाँ का मटेरियल का रेट दिया रहेगा, मटेरियल का मैन पावर दिया रहेगा। मैन पावर में जैसे आते हैं मेट आते हैं, मेसन आते हैं, मजदूर आते हैं, मिस्त्री आते हैं, कारपेंटर आते हैं, ये सब आते हैं फ्रेंड्स। तो ये सब का रेट दिया रहता है कि ये लोग कितना पैसा लेंगे एक दिन का काम करने में, और एक दिन का काम करने में कितना पैसा लेंगे, और इसमें ये भी दिया रहता है ये कितने घंटे काम करते हैं। आउट टर्न में यही दिया रहता है कि ये कितने घंटे काम करेंगे, घंटे काम करेंगे। तो यहाँ से आपको प्रेजेंट रेट ऑफ मैन पावर मिल गया। अब यहाँ से मिल गया आपको कितने घंटे काम करेंगे। मान लीजिए कोई एक 6 घंटे काम कर रहा है, 300 रुपये ले रहा है, तो कितना हो 1800 रुपये लिया प्रति घंटे। मान लो फ्रेंड्स कोई होता है कि प्रति घंटे काम का 300 रुपये लेता है, कोई एक दिन का 300 लेता है। ठीक है, यानी एक दिन यदि वो 6 घंटे काम किया तो उसको 300 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन मान लो कहीं कहीं होता है कि वो 1 घंटे का 300 लेता है, यानी पूरे दिन का 1800 ले लेगा। तो इसमें हर एक चीज़ डिफाइन होता है और यहाँ से उसका पैसा डिफाइन होता है। यानी इन दोनों को मिला के आप दूसरा, और यहाँ से आप जो आउट टर्न वाला पार्ट है फ्रेंड्स, यानी फर्स्ट और इसके बाद यहाँ से फोर्थ आपस में जब आप मिलाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें जो लेबर हमने प्रोवाइड रखा है, यानी जो लेबर हम देंगे काम कराने के लिए, वो कितना पैसा लेगा। और दूसरे से फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दूसरा है, यहाँ से प्रेजेंट रेट ऑफ मटेरियल और एक क्यूबिक, मतलब एक क्यूबिक आपका डिफाइन होता है कि एक क्यूबिक आपको कंक्रीट कराना है। जैसे मान लो एक क्यूबिक आपका कंक्रीट वर्क कराना है, तो उस पर कितने बैग आपके सीमेंट लगेंगे, कितना आपका क्यूमेक सैंड लगेगा, कितना क्यूमेक आपका एग्रीगेटर लगेगा, वो आपको इसमें डिफाइन होता है कि आप इतना प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, जनरली लोग उतना प्रोवाइड करते हैं। तो उसको बनाने के लिए आप यहाँ से मटेरियल उठाओगे, जो आपका कंक्रीट है आप उसको बनाओगे ना, तो उसको बनाने के लिए आप यहाँ से मटेरियल उठाओगे। जब मटेरियल आप उठाओगे तो इन दोनों का क्या करोगे, आपस में मल्टीपल कर दोगे, तो यहाँ का मटेरियल का रेट पता चल जाएगा। और नीचे हमारा लेबर का रेट पता है, आप इसका मल्टीपल कर दो, आपको एस्टीमेट पता चल जाएगा कि हाँ इतना एस्टीमेट बनवाने के लिए हमें इतना पेमेंट देना पड़ेगा। तो आप किसके बारे में पढ़ा है, स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट और स्टैंडर्ड डेटा बुक। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स किसी भी चीज़ के एस्टीमेट को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले ये सब हमें रिक्वायरमेंट होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा तो एस्टीमेट तैयार हो गया, उसके बाद हमें एडिशनल चार्ज भी देना पड़ता है। एडिशनल चार्ज मतलब एडिशनल कास्ट। जैसे आपका टूल एंड प्लांट में आपने देखेंगे भी, यहाँ पर देखिए आपका अभी टूल एंड प्लांट ऐड होता है। यहाँ पर टूल एंड प्लांट का हमने 1 से 1.5% लेते हैं। तो इसमें क्या है उसको देख लेते हैं। टूल एंड प्लांट में जैसे आपको सबसे पहले बैचिंग प्लांट बनाना पड़ा, कंक्रीट ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाना पड़ा, ये आपका क्या है कंक्रीट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। अब ये हमारी क्या है बैचिंग प्लांट है। तो आपको बैचिंग प्लांट को स्टेबलाइज करने में आपको कुछ पैसे तो देना पड़ेगा इसको लगवाने में। उसके बाद आप फिर यहाँ से ये क्रेन लाओगे, क्रेन और बैचिंग प्लांट, मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट थोड़ा लंबे समय 10-12 साल चल रहा है, तो इसमें डिफिसिएशन भी होगा, लॉस तो भी होगा, तो उसको आप मेंटेनेंस कराओगे। तो ये सबको मिला के हम 1 से 1.5% क्या करते हैं टोटल कास्ट निकाल लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर अनसिवर्ड एरिया में आपका जो बिल्डिंग है, यानी जो आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आनी है, या तो एक ये मॉडल घर आज तो बन रहे हैं फ्रेंड्स,
तो इनको बनवाने के लिए अब मान लो आप इससे आपका वाटर बाहर निकलेगा, तो वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ अनसीवर्ड एरिया है। अनसीवर्ड एरिया मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स सीवर नहीं बिछाया गया, तो आप इतना ये सीवर का काम तो कराएंगे, आप ये सीवर का काम कराएंगे, तो इस सीवर को काम कराने के लिए आपको एडिशनल पैसा रखना पड़ेगा इस सीवर को बिछवाने के लिए। अब उसके बाद आपका है, आप अंदर इसके अंदर अपने बिल्डिंग के अंदर आप जो केबल दौड़ाते हो, यानी केबल आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी केबल प्रोवाइड करते हो, तो उसके लिए एडिशनल कास्ट आते हैं। इलेक्ट्रिक फैन आप देते हो तो उसके लिए एडिशनल कास्ट आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस घर को बनाने के बाद मान लो अब इसको फिनिशिंग कराना है, तो कारपेंटर आएंगे, कई तरह के लोग आते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें हमें एडिशनल कुछ चार्ज या कास्ट देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा हमारा कास्ट है। सबसे पहले हमारा है वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, यानी आपको, आप जैसे ही फ्रेंड्स प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आप साइट पर जाओगे, तो साइट पर जाने के बाद मान लो बहुत बड़ा ऐसा साइट है जहाँ पर हमें कुछ नहीं है आसपास, तो वहाँ पर एक ऑफिस बनाओगे, तो ऑफिस बनाओगे तो ऑफिस में आप रहोगे, तो आपके जो नीचे मतलब रहने वाले हैं ऑफिस स्टाफ, सर्वेयर, फॉरमैन, उसके बाद मुंशी फ्रेंड्स, गेट कीपर, चौकीदार, कुछ कर्मचारी, फोरमैन, सर्वेयर, वर्क मिस्त्री, तो ये सब रहेंगे वहाँ पर। तो इन सब के लिए आप रूम प्रोवाइड करोगे, ठीक है, आप इन सबको सैलरी दोगे, तो इन सबको आप भोजन दोगे। तो इस सब के लिए हम क्या करते हैं, 1 से 1.5% ऑफ द टोटल कास्ट रख लेते हैं, यानी वर्क चार्ज स्टेब्लिशमेंट, नया कोई चीज़ हमें स्टेब्लिशमेंट करना रहता है, ऑफिस का रेंट दोगे, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ ऑफ सर्वेयर, देखिए सैलरी ऑफ, यहाँ पर ऑफिस रेंट है, यहाँ सैलरी ऑफ द ऑफिस स्टाफ है, या सर्वेयर है, या फोरमैन है। उसके बाद हमने आपको बताया गेट कीपर होते हैं, चौकीदार होते हैं, कई तरह के होते हैं। तो उसके लिए आप याद कर लीजिए 1 से 1.5% आपको आता है कि वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में आप कितना कास्ट प्रोवाइड करते हो, तो वो 1.5 से 2%। टूल एंड प्लांट की जब बात आती है, तो टूल एंड प्लांट में 1 से 1.5% हमने आपको टूल एंड प्लांट में बता दिया कि आप बैचिंग प्लांट या कंक्रीट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, क्रेन, अदर तरह के आप क्या करते हो, टूल यूज करते हो इमरजेंसी पर। मान लीजिए आपको इमरजेंसी पड़ी है कि हमारे पास इस तरह का तो कंक्रीट ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं, हम थोड़ा एडवांस कंक्रीट ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाते हैं जिससे हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप ये सब कास्ट पहले से निकाल के रखते हो। फिर हमारी आती है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी मतलब होता है फुटकर व्यय। अब इसमें क्या होता है, ये हमें अनफॉर्चुनेटली मतलब फ्रेंड्स अनएक्सेप्टेड कॉस्ट होती है। इसको हम मान के चलते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क में कोई ऐसा काम आ जाए जो हम पहले से उसका अनुमान नहीं लगाएं कि हमारा ये भी हो सकता है। जैसे आपका जो लेबर है वो बहुत बड़ा मेजर स्ट्राइक कर दिया, 2-3 महीने तक वो काम ही नहीं किया, आपका नेचुरल डिजास्टर आ गया, ठीक है, आपके पास मुद्रा का प्रभाव आ गया, तो ये सब के लिए आप क्या करोगे, 3 से 5% आप पैसा पहले से रख लोगे। देखिए हमें क्या क्या होता है, सबसे पहले हम बढ़ते हैं, क्या है पहला नंबर मेजर, ये हमारी किसका है, कंटीजेंसी का है। मेजर स्कोप चेंज सच एज द चेंज इन द एंड ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। हमें पता चलता है फ्रेंड्स, कोई बिल्डिंग बनवाता है तो कहता है भाई आप इस तरह इस वाले मटेरियल का क्वांटिटी ना यूज और क्वालिटी ना यूज करिए, दूसरे मटेरियल का क्वालिटी यूज करिए, ठीक है। पहले वो सीमेंट एक दूसरे ब्रांड का यूएससीसी का यूज कर रहा है, तो वो बोल रहा नहीं भाई मार्केट में एक नया ब्रांड आ गया जो अच्छा है, आप उसको यूज करो। उसके बाद कैपेसिटी, पहले इसकी कैपेसिटी मान लीजिए बिल्डिंग की 2 मंजिल थी, लेकिन आपको पता चला नहीं हमें 3 मंजिल का बिल्डिंग बनवाना है, तो आप एक बार उसको फिर से एस्टिमेट करोगे, लेकिन उसके बाद आप कंटीजेंसी आ गई ना कि हमें ये पता नहीं था कि हमें 2 ही मंजिल के बाद 1 मंजिल और बनवाना है। उसके बाद बिल्डिंग साइज, साइज हमें बनवाना है बिल्डिंग की, मान लीजिए पहले आप 10 फीट और 12 फीट का बनवा रहे थे, नहीं उसके बाद पता चला भाई हमें 12 फीट नहीं 14 फीट का बनवाना है, 10 से 12 ना बनवा के आप 12 से 14 बनवा गए, तो इसके लिए एलोकेशन एंड एसेट एंड प्रोजेक्ट, ठीक। दूसरा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट सच एज मेजर स्ट्राइक एंड नेचुरल डिजास्टर, हमने आपको कंप्लीट बता दिया है कि आपका मेजर स्ट्राइक हो गया या तो आपका नेचुरल डिजास्टर आ गया। चौथा है मैनेजमेंट रिजर्व्स, उसके बाद आप मैनेजमेंट रखोगे तो उसके लिए पैसा रखोगे पहले से रिजर्व करके। तीसरा एक्सीलरेशन एंड करेंसी इफेक्ट, एक्स
एक्सेलरेशन एंड करेंसी इफेक्ट, यानी वृद्धि और मुद्राओं का प्रभाव हो गया आपके पास। तो उसके लिए, क्योंकि हमें क्या होता है, हम हमेशा फाइनेंशियल जो फाइनेंस होता है वहाँ से अप्रूवल लेते हैं अपने वर्क को कराने के लिए कि हमें इतना पैसा चाहिए इस वर्क को कराने के लिए। तो हम अगला देखते हैं कौन कौन से फ्रेंड्स। अगला है आपका एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्ज। आप क्या करते हो, देखिए यहाँ से आपके ये 1.5% तो होता है टोटल कास्ट का फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर और लिख लीजिए आप 10 से 15% होता है आपका जितना किराया आता है। ठीक है, किराया किराया यानी जितना रेंट आएगा उसका आप 10 से 15% और 1.5% इसका टोटल कास्ट जितना आपका बिल्डिंग बनवाए हो। तो एनुअल रिपेयर टू मेंटेनेंस चार्ज 1.5% किसका टोटल कास्ट का और 10 से 15% उसका रेंट का यानी किराया का। लेबर कास्ट आपका कितना रखते हो, 25%। लेबर कास्ट हम फ्रेंड्स ज़्यादा इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि बाद में लेबर हमारे तो कुछ स्ट्राइक कर देते हैं, कुछ चले जाते हैं, तो चले जाने के बाद हमें दूसरा लेबर लाना पड़ता है। जो दूसरा लेबर आते हैं फ्रेंड्स वो थोड़ा ज़्यादा पैसा लेते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं लेबर कास्ट को भी बढ़ा देते हैं। सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क, आपको सैनिटरी वर्क कराना है, जैसे आपको बाथरूम में आपको हर एक चीज़ लगवाना होता है और उसमें पानी हर एक पानी भी सप्लाई करना होता है, किचन में भी पानी सप्लाई करना होता है। ठीक, इसके लिए आप 8% टोटल कास्ट का लेते हो। इलेक्ट्रिफिकेशन हमने बताया आपके केबल आप लगाओगे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, हर एक स्लैब में भी लगाया जाता है फ्रेंड्स, वाल में भी अंदर से पाइप दे के बनाया जाता है। तो ये सब के लिए आपको 8% देना है, जबकि इन दोनों की जो एवरेज होती है वो 5 से 8% के बीच में वेरी करती रहती है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन आता है वो 8% पर आता है कि आपका इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज कितना लगता है, तो आप 8%, या तो पूछ ले सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई के लिए कितना होता है 8%। उसके बाद आपका होता है इलेक्ट्रिक फैंस जो हमने अभी बताया है वो 4%। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपने यहाँ पर क्या किया, आप इलेक्ट्रिफिकेशन कराए हैं, जो इलेक्ट्रिफिकेशन कराए हैं तो उसके लिए आप कितना दोगे, 8% दोगे। आप यहाँ पर फैन लगवाए हैं, इलेक्ट्रिक फैन लगाए हैं, तो इसके लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 4%। 4% ये आपका 4% दे देंगे। और ये सीवर भी एरिया होता है, इसके लिए भी कुछ हम देखते हैं अभी कितना दिया जाता है। तो अब देखते हैं हम अनसीवर्ड एरिया एडिशनल अमाउंट ऑफ अबाउट या सीवर लाइन या सेफ्टी टैंक, तो इसके लिए आप 3 से 4% लगते हो। किसके लिए फ्रेंड्स, इसके लिए देखिए हमने सेप्टिक टैंक प्रोवाइड किया है और उसके बाद आपने यहाँ सीवर लाइन बिछाया है, तो इसके लिए आप इसका टोटल कास्ट कितना आएगा आपका 3 से 4% आता है टोटल कास्ट का, ये सब कराने के लिए। क्योंकि आपको जहाँ पर आप बिल्डिंग ला रहे हो, अपनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ला रहे हो, वहाँ पर सीवर का कनेक्शन ही नहीं है, तो आप सीवर कनेक्शन बनाओगे मेन सीवर लाइन्स को मिलाने के लिए। तो इसके लिए आपको 3 से 4% टोटल कास्ट रखना पड़ेगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अगला हमारा है, ये हो गया अनसीवर्ड एरिया यानी एडिशनल अमाउंट ऑफ 3 से 4% ये होता है, या तो इसको बोलते हैं सीवर लाइन या सेफ्टी टैंक। अब अगला है डिपार्टमेंटल चार्ज, इसको हम सुपरविजन चार्ज भी बोलते हैं, ये हमारी 10 से 15% होती है। अब उसके बाद होती है कंट्रैक्टर मतलब होता है ठेकेदार। ठेकेदार फ्रेंड्स जनरली 10% लेता है, कितना लेता है 10%। अब लेकिन जब भी ऑप्शन आता है तो 10% आता है, लेकिन कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो स्मॉल प्रोजेक्ट होता है उसके लिए जो हमारा कंट्रैक्टर होता है वो कितना लेता है, तो 5% लेता है। मीडियम के लिए 10% लेता है और जो स्मॉल प्रोजेक्ट होता है उसके लिए 15% लेता है, यानी इसका भी रेंज होता है। ये हम देखते हैं, ये वाला ये आप कंट्रैक्टर का देखिए, आप ये देखिए डिपार्टमेंटल चार्ज एंड सुपरविजन चार्ज 10 से 15% क्यों लेते हैं, ये देखते हैं। ये हमारी सुपरविजन चार्ज या इसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल चार्ज 10 से 15%। इसमें देखिए जो ये डिपार्टमेंट होता है इसमें जितने भी लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं, यानी जो आपको एस्टीमेट बनवाना है ना उसको ये प्रिपेयर कराएंगे। उसके बाद ये ड्राइंग को बनाते हैं, यानी हमारा ड्राइंग जो हमने देखा ना प्लान विथ एलिवेशन एंड क्रॉस सेक्शन, ये हमारे डिपार्टमेंटल के ही लोग बनाते हैं। सुपरविजन चार्ज जो 10 से 15% लेते हैं। उसके बाद ये फ्रेंड्स डिजाइन भी करते हैं, यानी ये उसका डिजाइन भी करेंगे। उसके बाद फील्ड में जाके कंस्ट्रक्शन बनते समय निरीक्षण भी करते हैं, यानी ये फील्ड में जाएंगे फ्रेंड्स और जहाँ पे आपका बिल्डिंग वर्क बन रहा है वहाँ पे जाके निरीक्षण करते हैं। कब से, जब से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है
और जब तक आपका प्रोजेक्ट ख़त्म ना हो जाए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है फ्रेंड्स। स्टार्ट होने से लास्ट पॉइंट तक आपका ये सुपरविजन चार्ज लिए हुए जो इंजीनियर होते हैं, यानी चीफ इंजीनियर या और कोई होता है फ्रेंड्स, तो उसमें ये पूरे काम वो देखते हैं। एस्टीमेट बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, ये जाके ये देखते हैं कि हमने जो ड्राइंग बनाया है क्या एग्जैक्टली वो फील्ड पर वैसा आ रहा है, कितना हमने साइज दिया है, जो शेप दिया है वो हमारा बन रहा है कि नहीं, जो हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, मैंने स्ट्रक्चरल ड्राइंग में जो रेनफोर्समेंट दिया है कितना स्पेसिंग होनी चाहिए, इतना मेन रेनफोर्समेंट नहीं होनी चाहिए, मेन रेनफोर्स की डाय इतनी होनी चाहिए, उसके बाद हमारी कितना बॉटम में कितना टॉप में प्रोवाइड करना, ये सब सुपरविजन चार्ज में जो पैसे लेते हैं वो जाके सब साइट पर देखते हैं। और उसके बाद हमारे एक वाटर सप्लाई होता है, वाटर चार्ज पीने के पानी के लिए वो उसको लिए 1 से 1.5% लेते हो। उसके बाद ओवरहेड चार्ज आता है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा होता है 2.5 से 5%, लेकिन इसका जो हमारा एक्चुअल वैल्यू होता है वो 4% होती है। यानी हमारी ये जो आती है आंसर आपकी, मतलब ऑप्शनल में यदि दिया रहेगा तो हम 4% दिया रहता है, कभी कभी 2.5 से 5 दिया रहेगा तो 2.5 से 5 लगा दीजिए। और एक होता है इन्वायरमेंटल कंट्रोल 1%, हम इन्वायरमेंटल भी कंट्रोल के लिए फ्रेंड्स कुछ कास्ट निकाल लेते हैं। मान लीजिए जैसे आजकल देख रहे हो आप लोगों को ग्रीन बिल्डिंग बन रही है, तो उसके लिए ग्रीन प्लांट व्लांट लगाने के लिए कुछ आपको पैसा रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम 1% रखते हैं। अगला है फ्रेंड्स हमारा कि वो हमने देखा कि ओवरहेड चार्ज कितना ले रहे थे हम, 2.5 से 5%, एवरेज ऑफ 4%। तो उसमें क्या क्या आते हैं ये देख लेते हैं। हमारी जो ओवरहेड चार्ज होती है दो तरह की होती है, जनरल ओवरहेड होती है, एक जॉब ओवरहेड होती है। जो जनरल ओवरहेड होती है उसमें हमारा वर्कमैन्स कंपनसेशन आता है, इंश्योरेंस आता है, मेडिकल फैसिलिटी आती है, रूम एंड रूम रेंट आती है। आप देखिए ये हमारी किसके लिए सब होती है, हमारी लगभग सब लेबर के लिए होता है। आप बताओ कि वर्कमैन कंपनसेशन यानी मुआवजा, अब जो काम कर रहे हैं वर्कर उनको मुआवजा देंगे। मुआवजा क्यों दोगे, मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल डेटा हो गया, खुदा ना खास्ता किसी की पैर टूट गई, किसी की डेथ हो गई, तो उसके परिवार को आप क्या करोगे, पैसा दोगे, मुआवजा दोगे। उसके बाद इंश्योरेंस भी बनवाना होता है उन सबका, तो इंश्योरेंस भी बनाओगे। आप मेडिकल फैसिलिटी दोगे, उनकी तबीयत खराब होती है, उनका कुछ भी होता है, घाव साव लगता है, तो उनके लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए आप मेडिकल फैसिलिटी दोगे यदि होगा तो, नहीं तो जहाँ और जगह जाएंगे मेडिकल के लिए वहाँ आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। उनको रहने के लिए आपको या तो रूम बनवाओ, वहाँ पे रहने दो उनको, या तो रूम रेंट दो, या किसी का रूम बना होगा तो वहाँ पर उनको रहने के लिए रूम रेंट दो। और जनरली होता है फ्रेंड्स कि वो खुद ही जो बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आते हैं कई कई मंजिल के, तो उसके बगल में एक टेम्परेरी बिल्डिंग बना दिया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं वहाँ पे लेबर जो रहते हैं वो रहते हैं। और इधर जो जॉब ओवरहेड होता है इसमें क्या क्या आता है, टैक्सी फेयर आता है, एयर ट्रैवल आता है, लोकल ट्रैवल आता है, बिजनेस मीटिंग आता है और मिल्स आता है। तो इसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट चल रहा है दिल्ली, आपको जाना, आपका एक मीटिंग है मुंबई में, ठीक है, तो आप दिल्ली से मुंबई बाय एयर जाएंगे, तो बाय एयर जाएंगे किस लिए जा रहे हैं, काम चल रहा है दिल्ली में लेकिन आपको बुलाया गया मुंबई में क्योंकि आपका हेड ऑफिस मुंबई में है। तो वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ पर आपका मीटिंग होगा कि हमारा काम कितना चल रहा है, अभी हमारा काम कितना बाकी है, हमारी कौन सी मटेरियल अभी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए आप एयर ट्रेवल से जाओगे तो उसके लिए आपको किराया देना पड़ता है। इसको जो हमारा व्यक्ति दिल्ली से मुंबई आ रहा है या इंजीनियर आ रहा है, या तो हमारे जो जूनियर इंजीनियर आते हैं उनमें मीटिंग लेने के लिए, या तो मैनेजर्स होते हैं उनको लिए हमें पैसा देना पड़ेगा जो दिल्ली आएंगे मीटिंग करने के लिए, या उनको लोकल ट्रैवल के द्वारा भी आते हैं कहीं, उसके मान लो मेट्रो का यूज किए, उनके बाद टैक्सी फेयर, मेट्रो के उतर के आपके ऑफिस पहुंचने के लिए उन्होंने टैक्सी का यूज किया तो इसका पैसा। बिजनेस मीटिंग, ये मीटिंग आप किसी रूम या हॉल में लोगे, हॉल किराए पर लोगे रेंट पे, तो उसका पैसा देना पड़ता है आपको। उसके बाद ये मीटिंग लेने के बाद आप क्या करते हो फ्रेंड्स, भोजन करते हो, जो भोजन करते हो तो उसके लिए भी आपको तो पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब हम किस में ऐड करते हैं, ओवरहेड चार्ज में ऐड करते हैं, ओवरहेड चार्ज। अब आता है अगला, अगला हमारा आता है रिवाइज एस्टीमेट। ये भी इम्पोर्टेंट एस्टीमेट है फ्रेंड्स कि हम अपने एस्टीमेट को रिवाइज क्यों करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं, पहले हमारे इसमें 2 पॉइंट होता है, एक सेंशन होता है, एक अप्रूवल होता है। ओरिजिनल सेंशन या अप्रूवल,
ये हमारी ओरिजिनल सेंशन या अप्रूवल एस्टीमेट, यानी सेंशन या अप्रूवल हमारा दोनों एक ही बात होती है, या आप सेंशन बोलो या अप्रूवल बोलो। तो हमें तीन लोगों से अप्रूवल लेनी पड़ती है, एक टेक्निकल अप्रूवल, फाइनेंशियल अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। जो टेक्निकल अप्रूवल होता है ये हमें देता है चीफ इंजीनियर, ठीक है, टेक्निकल अप्रूवल चीफ इंजीनियर देता है। फाइनेंशियल अप्रूवल जहाँ से हम बैंक से पैसा लेंगे वो देगा, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जहाँ हमें बिल्डिंग का वर्क कराना है वहाँ के अधिकारी से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ता है। टेक्निकल अप्रूवल हमें इसलिए लेना पड़ता है कि हमने जो एस्टीमेट तैयार किया है क्या वो एस्टीमेट स्टैंडर्ड डेटा बुक या स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट स्टैंडर्ड डाटा बुक से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब डिफाइन करेगा कौन, टेक्निकल इंजीनियर, यानी चीफ इंजीनियर। फ्रेंड्स, टेक्निकल में जो इंजीनियर होते हैं वो चीफ इंजीनियर होते हैं, उनको उनको हम ले जाएंगे देंगे तो वो हमारे मिला के बता देंगे कि हाँ आपका एस्टीमेट अच्छा है, आप पास कर देते हैं। फाइनेंशियल, आपको जो वर्क कराना है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो आप फाइनेंशियल अप्रूवल लोगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब फ्रेंड्स जहाँ आपकी बिल्डिंग आ रही है वहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या उसके कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ के लोगों को कोई तो नुकसान तो नहीं है, यानी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, या ये सबको देखते हुए हमें क्या करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल को लेना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेगा, तो फाइनेंशियल अप्रूवल लेंगे, तब हमारे टेक्निकल। इसमें आया हुआ है फ्रेंड्स कि आपको सबसे पहले कौन सा अप्रूवल लेना पड़ता है, फर्स्ट थिंग आई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको पहले लेना पड़ता है। आप देखिए, आप इन्होंने बोला है कि यदि ओरिजिनल सेंशन या अप्रूवल के मान 4-5% से एक्सीड कर गया, 5% मतलब फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे ही, आपके मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, प्रोजेक्ट है, उसका कास्ट 1,00,000 रुपये आ रहा है, खुदा न खास्ता उसमें 1,05,000 हो गया, आप देखो कितना आप इसमें इंक्रीमेंट हुआ, 5,000 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 5,000 का परसेंटेज निकालो। तो अब परसेंटेज निकालोगे तो फ्रेंड्स आपको कितना पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा कि हमें 5% के क्या हुआ है, वृद्धि हो गई है। किसमें वृद्धि हो गई, जो हम एस्टीमेट निकाले थे, यानी हमने पहला जो एस्टीमेट निकाला था उसमें एस्टीमेट हमारे कितना 5% की वृद्धि हो गई है। हमारी ओरिजिनल कास्ट थी, एस्टीमेट था कौन सा, ओरिजिनल कास्ट का। अब ये कौन है, जो हमारा रिवाइज यानी और सेंशन किया हुआ ये कास्ट, इसको हम सेंशन कास्ट भी बोल सकते हैं। और ये हमारा कौन सा है, जो हमारा इंक्रीमेंटल कास्ट हुआ है, कितना हुआ, 1,05,000। तो हम 5,000 का देखते हैं निकाले जब 1,00,000 में, तो हमें पता चला 5% हमारे वैल्यू तो इंक्रीज हो गई। जब आपका 5% इंक्रीज हो गई फ्रेंड्स, तो आप इतना आपको पता चल गया है कि आप जो स्ट्रक्चर बनवा रहे हो यानी जो प्रोजेक्ट ला रहे हो उसमें कास्ट बढ़ चुकी है। अब उसमें जब कास्ट बढ़ चुकी है तो आपको एक्स्ट्रा कास्ट कहाँ से लाओगे, तो एक्स्ट्रा कास्ट कहाँ से लाओगे, तो उसके लिए आपको जो एस्टिमेशन होता है उसको आपको रिवाइज करना पड़ता है। लेकिन बट 5% तक होने पर 5% यदि होगा तो हमने देखे क्या लिखे हैं, रिवाइज एस्टीमेट तैयार कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि तैयार करें। यानी 5% यदि हुआ तो हमें ये जरूरी नहीं होता है कि ये एस्टीमेट को रिवाइज ही कर दे। लेकिन फ्रेंड्स जैसे जैसे 5% के बाद वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे हमें ये संभावना बढ़ती जाती है कि हमारा जो एस्टीमेट है उसको हम रिवाइज करते हैं। 9% तक तो हमें रिवाइज नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स हमारी 10% आती है या 10% से मोर होती है तो वैसे ही हम क्या करते हैं, एस्टीमेट को रिवाइज कर देते हैं। हमें 10% तक पहुंचने पर हमें रिवाइज ही करना पड़ेगा, यानी हमें 10% से होने पर हमें अपने एस्टीमेट को रिवाइज करना पड़ता है। वो कैसे रिवाइज करना पड़ता है, इसमें एक प्रोसेस होता है। ये आपका ठेकेदार है, इधर आपका चीफ इंजीनियर है। तो ये ठेकेदार चीफ इंजीनियर के पास जाएंगे और बोलेंगे सर आपने जो एस्टीमेट प्रिपेयर किया था वो एस्टीमेट में हमारी जो कास्ट है वो 10% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ चीफ इंजीनियर क्या करेगा, पुनः एस्टीमेट जो तैयार किया था यानी एस्टीमेट जो पहले था वो एस्टीमेट को चेंज कर देगा और दूसरा एस्टीमेट वो तैयार करेगा। यानी 10% से ज़्यादा होने पर वो एस्टीमेट जरूर तैयार करता है। हमने लिखा है यहाँ पर, आपको लिखा है आपके लिए, रिवाइज एस्टीमेट बनाते ही हैं ठेकेदार के कहने पर
जरूर तैयार करते हैं। जब तब तैयार करते हैं जब एक्सपेंडिचर्स इज एक्सीड मोर देन 10%, यानी 10% से ज़्यादा एक्सीड होने लगता है तो हम जरूर से जरूर तैयार करते हैं। बट फ्रेंड्स 5% होने पर हम नहीं तैयार करते हैं। 5 से 9% होने पर हमें संभावना हो जाती है कि भी हम तैयार करना ही पड़ेगा। इसमें अब ये भी देखो कि 5% हो सकते हैं, हमने तैयार कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन 10% होने पर हमें प्रिपेयर करना ही पड़ता है रिवाइज एस्टिमेट। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए